हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिज़िक्स चैनल पे आपका वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें लास्ट वीडियो में हमने आपको सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको कैलकुलेट करवाया था। इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जो सर्कुलर कॉइल होता है उसमें जब करंट फ्लो करता है तो मल्टी लाइन ऑफ फोर्सेस किस टाइप की होती हैं। तो जैसे ये सर्कुलर कॉइल आपको दिखा रहा है, तो इसमें करंट दो तरह से हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज करंट हो सकता है या तो क्लॉकवाइज। एक बात ये पकड़ना है हमको। अब आपको मैं बता दूं, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो इसको हम नॉर्थ पोल मानते हैं और नीचे वाले को साउथ पोल मानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। और जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे ये तो ये सर्कुलर लूप ले लेती हैं, ये क्लॉकवाइज फॉर्मेट में आ रही हैं। देखिए क्लॉकवाइज फॉर्मेट में आ रही है इधर, है ना, इधर। और इधर की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में आ रही है। इधर क्या आ रही है, क्लॉकवाइज फॉर्मेट में आ रही है, ये क्लॉकवाइज। अब इसका हम रिवर्स कर दें, अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज करंट मान लें, इस तरह से क्लॉकवाइज करंट मान लें, तो ये डायरेक्शन मल्टी लाइन ऑफ फोर्सेस का बदल जाएगा। जो एरो इधर है वो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसमें जो एरो इधर था वो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब इधर वाले में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर वाले में क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये जो नीचे से ऊपर जा रहा था ये ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका बहुत आसान तरीका है करने का। और दूसरा, इसका राइट हैंड पाम रूल से हम देख सकते हैं, कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर with the fingers pointing in the direction of the current। मतलब क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में। द राइट हैंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड से इसको करना है। क्लियर हो गई बात। तो ये एक है आपका। दूसरा ये हमारा पॉइंट है, इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई चार्ज v स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा। तो आपको इतना पता होगा, ये पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर कोई चार्ज मोशन में है कांस्टेंट स्पीड से तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और वो मैग्नेटिक फील्ड देता है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट करता है। अब फिलहाल यहाँ तो हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड की। अगर कोई चार्ज Q कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है तो अपने सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, चाहे चार्ज रुका हुआ हो चाहे चार्ज मोशन में हो, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। जो मैं आपको कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में बताया था कि D की वैल्यू 1/4πε dq/r³ r वेक्टर होगा, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। और अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε/q/r³ r वेक्टर हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बायो सेवर्ट से पढ़े थे, μ0/4πIdl×r/r³ होता है। क्लियर हो गया। तो हम इसको रिलेट कर रहे हैं, कूलॉम्स लॉ को, ये मैग्नेटिक फील्ड और बायो सेवर्ट लॉ को रिलेट कर रहे हैं। कैसे? इसमें देखिए करंट आ रहा है, करंट को हम लोग चार्ज से रिलेट कर सकते हैं, NeAVD। जैसे I = NeAVD कहा गया था क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन चलता था, तो E की जगह आप Q रख दीजिए, तो NQVAD, AVD, A माने एरिया, VD माने ड्रिफ्ट स्पीड। तो इससे ये ड्राइव हो गया, μ0/4πV×r/r³ आता है। लेकिन हम आपको इसका बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε/q/r³ r वेक्टर। अब एक काम करो, V से क्रॉस ले लो दोनों तरफ, है ना, लेफ्ट और राइट में, तो इधर V क्रॉस ही हो गया, 1/4πε/q/r³ V×r इधर हो गया। ओके। अब एक काम करो, c² से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो V×e/c² हो गया, इधर 1/4πε/c² आ गया, q/r³ V×r हो गया।
1 अपॉन एप्साइनल 0 सी स्क्वायर की वैल्यू म्यू 0 होती है ना, ये हम आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 1 अपॉन एप्साइनल 0 सी की वैल्यू सी स्क्वायर की वैल्यू म्यू 0 होती है। तो ये जो 1 अपॉन एप्साइनल 0 सी स्क्वायर आ रहा है, इसकी वैल्यू म्यू 0 ऊपर रख दिया तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई हो गया, क्यू अपॉन आर क्यूब हो गया, वी क्रॉस आर हो गया, और वी क्रॉस ई अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, v क्रॉस ई अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये रिलेशन होल्ड करता है वहाँ पे। v है वेलोसिटी, e है इलेक्ट्रिक फील्ड, b है मैग्नेटिक फील्ड, c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम, है ना। तो और आपको ये भी पता था v, e और b परपेंडिकुलर होते हैं तीनों, है ना। जैसे v आपका x में है, e आपका y में है, तो b किस में हो जाएगा, z में हो जाएगा, क्योंकि b v क्रॉस e है। ये y में है, ये z में है, तो ये x हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वेशन पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है, ये आप याद रखिएगा। v क्रॉस e अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी वेक्टर, है ना। तो एग्जाम में कई बार v दे करके e दे करके b पूछा, e b दे के v पूछा है, इक्वेशन क्या होगा। तो जब हमें पता रहेगा कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे हमारा ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो इससे हम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसका एक दूसरा फॉर्मेट ढूंढ दिया, ठीक है। अगला इसी चीज़ को वही ड्राइव किया है, म्यू 0/4 पाई। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे कि सॉलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।